ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। टिकटॉक को लेकर एक बार फिर से विवाद खड़ा हो गया है। रोमानिया के राष्ट्रपति चुनाव में टिकटॉक के हस्तक्षेप को लेकर यूरोपीय आयोग ने जांच शुरू कर दी है। उधर अमेरिका ने आंतरिक सुरक्षा को लेकर टिकटॉक की मूल कंपनी बाइट डांस पर कुछ शर्तों के साथ नकेल कसी है। दुनिया भर में अपनी कुशल तकनीक का लोहा मनवाने वाला चीन का शॉर्ट वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप टिकटॉक एक बार फिर विवादों में है। डेटा ट्रांसफर, गोपनीयता मानदंडों के उल्लंघन के आरोपों से घिरे इस ऐप की चीनी सरकार के साथ नजदीकी भी इसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करती रहती है। ताजा मामला रोमानिया के राष्ट्रपति चुनाव में हस्तक्षेप का है। मामले में यूरोपीय आयोग ने इसके खिलाफ जांच शुरू कर दी है। टिकटॉक पर चुनाव के दौरान एल्गोरिथम को प्रभावित कर रूस समर्थक उम्मीदवार कैलिन जॉर्जियस के पक्ष में डिजिटल सामग्री परोसने का आरोप है। ईयू का आरोप है कि चुनाव प्रचार के दौरान ऐप ने राजनीतिक कंटेंट को सही परिभाषित नहीं किया। ऐसा न करना डिजिटल सेवा अधिनियम का उल्लंघन है। हालांकि टिकटॉक पर किसी देश की राजनीति में हस्तक्षेप का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई देशों की आंतरिक सुरक्षा समेत दूसरे मुद्दों को प्रभावित करने का आरोप लगता रहा है। अमेरिका में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताते हुए इस पर पाबंदी की तैयारी पूरी कर ली गई है। इसका कारण टिकटॉक की मूल कंपनी बाइट डांस में चीनी सरकार की हिस्सेदारी का दावा बताया जा रहा है। बढ़ते दबाव के बीच अमेरिकी सरकार ने टिकटॉक को बचाए रखने के लिए 19 जनवरी तक किसी और कंपनी को बेचने का प्रस्ताव रखा है। अगर बाइट डांस कंपनी टिकटॉक को नहीं बेचती है तो अमेरिका में इसे प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। 17 करोड़ अमेरिकी उपभोक्ताओं के डेटा तक चीन की पहुंच बनी रहने की आशंका अमेरिका को परेशान कर रही है। इस डर का कारण किसी भी चीनी कंपनी को चीन की सरकार के आदेशों का पालन करने और जानकारी साझा करने की बाध्यता से संबंधित कानून है। हालांकि ट्रंप के आने के बाद टिकटॉक को बचे रहने की उम्मीद दिखाई दे रही है। टिकटॉक के एल्गोरिदम में किसी भी तरह की पारदर्शिता नहीं है, जिस कारण से अक्सर उपभोगकर्ता एक तरह के डिजिटल सामग्री साइलों में पहुंच जाता है। इस एल्गोरिदम को प्रभावित करके एक विशेष वर्ग तक खास डिजिटल सामग्री पहुंचाई जा सकती है। डिजिटल सामग्री का क्षेत्रवार प्रसारण कर कई देशों में हिंसक घटनाओं को अंजाम देने का भी आरोप है। हाल के वर्षों में कई देशों में हुए तख्तापलट के दौरान लोगों को इकट्ठा करने से लेकर गलत जानकारी पहुंचाने तक में टिकटॉक के इस्तेमाल होने की बात सामने आई है। और डॉक्टर शेषाद्री लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख करते हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर शेषाद्री, जैसा कि हमने देखा कि लगातार टिकटॉक को लेकर एक बार फिर से विवाद नजर आ रहा है। रोमानिया का चुनाव और उसके बाद हम जैसे अमेरिका का भी जो इसमें पक्ष देख रहे हैं, साफ तौर पर जो नीतियां निकलती हुई नजर आ रही हैं इसको देखते हुए, तो ऐसे में टिकटॉक कितना बड़ा प्रभाव इस वक्त छोड़ रहा है जो तमाम ऐसे देश हैं जो इससे प्रभावित हो रहे हैं? नहीं, ये तो सच है कि टिकटॉक जो है वो एक चीनी कंपनी है, बाइट डांस, जिसका आपने उल्लेख भी किया। ये बाइट डांस जो है ये चीन की सरकारी कंपनी है। चीन में जितनी भी कंपनियां हैं वो सब सरकारी हैं। वो भले ही कहें कि वो प्राइवेट है, प्राइवेट वगैरह कुछ नहीं होता है। वहाँ की न्यूज़पेपर, वहाँ की सरकार, वहाँ की सभी कंपनियां सब सरकारी होती हैं। और वहाँ पर एक नियम ऐसा भी है कि जो कोई भी वहाँ पर कंपनी बनाता है वो सरकार के निगरानी के अंतर्गत ही बनाता है जी। इसलिए टिकटॉक भी ऐसा ही है। लेकिन आप देखिए, टिकटॉक को दुनिया के करीब करीब 32 देशों ने बैन किया है। जी। भारत ने बैन किया है, पाकिस्तान ने बैन किया है, बांग्लादेश में बैन है, यूरोपियन यूनियन में है, यूके में है। अब यूएसए ने भी कहा है कि अगर बाइट डांस कंपनी आप यूएसए को नहीं बेचेंगे तो हम कर देंगे। लेकिन ये बात ऐसा है कि अगर वो कंपनी हाँ, बेचेंगे ये भी शर्तें भी रख दी तो अमेरिका ने, क्योंकि अमेरिका ने तो पहले इस पर अपना स्टैंड ले लिया था, लेकिन 19 जनवरी की वो तारीख अभी भी तय कर दी गई है कि कुछ शर्तों के साथ ही इस पर आगे की रणनीति बनेगी। वो अगर शर्तों के साथ भी अगर बनेगी भी, तब भी इस पर ये पूरी निगरानी जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी की ही होगी। यहाँ तक कि टिकटॉक जो है वो चीन में भी बैन है। चीन में टिकटॉक नहीं चलता है। जी। वहां पर जी। डोइन नाम की, DOUIN, डोइन नाम की जो एक ऐप है वो वहां पर चलता है। टिकटॉक चीन में भी नहीं चलता है। इसीलिए ये कहना कि टिकटॉक में कोई गलती नहीं है, टिकटॉक बहुत सीधा साधा मामला है, वैसा नहीं है। टिकटॉक बहुत डेंजरस इस प्रकार का एक मामला है। अमेरिका को भी कहीं ना कहीं यही चिंता लग रही है, है। क्योंकि जिस तरह से उनको भी लगता है कि जो डेटा लीक के मामले हैं वो सबसे ज्यादा इसी की तरफ से जा रहा है, और तमाम ऐसे अमेरिकन हैं जिनके डेटा लीक भी हुए हैं। बीते दिनों हमने जैसा कि देखा था। नहीं, ये सभी ऐप जो है, सिर्फ टिकटॉक नहीं है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है। इसीलिए फेसबुक देखिए, चीन ने फेसबुक को बैन किया है।
व्हाट्सएप को बैन किया है, व्हाट्सएप नहीं चलता है वहाँ पर। दूसरा एक चलता है वी चैट। वी चैट नाम का जो प्रोग्राम है जी वो वहाँ पर चलता है व्हाट्सएप के नाम पर। ये सभी जितने भी ऐप्स हैं वो डेटा कलेक्शन तो करते ही हैं, इसीलिए ये डेटा कलेक्ट तो होता ही है, परंतु सवाल यह है कि डेटा जाता किधर है। जी जो कंपनी, जो एक टिकटॉक की जो मालिक है, उनके पास एक अल्गोरिथम होता है, उस अल्गोरिथम के आधार पर ये डेटा सारा कलेक्ट होता है। जी और इसके पहले चीन ने इस प्रकार डेटा इकट्ठा करना, अमेरिकी सरकार के डेटा इकट्ठा करना, वहाँ की कंपनियों का इकट्ठा करना और वहाँ की फार्मास्यूटिकल कंपनियों का डेटा इकट्ठा करना, और आईपी जिसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं, किसी भी सामान बनाते हैं, किसी चीज़ बनाते हैं, वो उसमें क्या क्या चीज़ें जाती हैं, ये सब उन्होंने चुराया है। इसलिए इसमें कोई नई बात नहीं है कि कोई भी देश ऐसा नहीं करता है, अमेरिका भी कर सकता है। इसके पहले रूस ने अमेरिका के मामले में ऐसा किया था रोनाल्ड रीगन के समय में। तो ये जो एक दूसरे देशों के बीच में स्पाइंग जिसको बोलते हैं, एस्पियोनाज जिसको बोलते हैं, ये बहुत आम तरीके से चलता है। परंतु ये जो व्हाट्सएप, टिकटॉक और जो सोशल मीडिया जिसको हम बोलते हैं, जी। इस सोशल मीडिया का उपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा डेटा इकट्ठा करना, ये आज की एक ट्रेंड हो गई है, पिछले 10 सालों में ये बढ़ा है। इसलिए सोशल मीडिया एक दुधारी तलवार है। जी, लेकिन हमने देखा कि ये तमाम अच्छा भी देश कर जो सकता हैं है, वो बुरा भी इस कर पर सकता है। अपने अपने स्टेप्स भी उठा रहे हैं, तमाम नीतिगत निर्णयों के साथ, तमाम इसमें कि डेटा लीक ना हो, किसी दूसरे देश के पास इस तरह का डेटा ना जाए। तो ऐसे में क्या चीजें ऐसी हैं जो अभी भी सबसे ज्यादा प्रभावशीलता के साथ इसको आगे बढ़ा रही हैं? नहीं, बहुत मुश्किल है। देखिए, ये जो ऐप्स है, ये आप अगर अपने देश में बनाएंगे, भारत का अगर कोई ऐप बनता है तो उसमें भी डेटा कलेक्शन तो होगा ही होगा, और ये डेटा भारत सरकार के पास जाएगा। लेकिन आप जब दूसरे देशों में जाते हैं और वहाँ पर अपना मोबाइल का उपयोग करते हैं, स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं, तो डेटा कलेक्शन तो होगा ही होगा, आप कहीं भी हों। इसे ऐसा नहीं है कि अगर भारत का एक अपना ऐप होता है और हम यूपीआई उदाहरण के लिए लीजिए, उसमें डेटा कलेक्ट नहीं होता है और वो जी डेटा बाहर नहीं जाता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सभी प्रकार के एल्गोरिदम में डेटा कलेक्ट भी होता है और कहीं ना कहीं वो सब होता है। इसको क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। जब क्लाउड कंप्यूटिंग होता है, क्लाउड जी कंप्यूटिंग में डेटा आपकी सेफ कहीं भी नहीं है, कभी भी नहीं है। बिल्कुल पूरे दुनिया में आप कहीं भी रहें, आपका जो स्मार्टफोन है उसमें जो आप ऐप डाउनलोड करते हैं उससे डेटा कलेक्ट होता है, और आपको यहाँ तक पता तक नहीं कि वो डेटा कितने देशों में जाता है। ये मत सोचिए कि सिर्फ चीन में जाता है, अमेरिका में भी जाता है, रूस में जाता है, बिल्कुल और छोटे छोटे आइलैंड में इन देशों के सेटअप होते हैं, वहाँ पर ट्रांसपॉन्डर्स होते हैं, वहाँ पर भी जाता है। इसीलिए डेटा एक कॉम्प्रोमाइज होना ये आम बात है, बिल्कुल इससे आप बच नहीं सकते हैं। ये निश्चित आज तौर की पर। लेकिन स्थिति है, इसको हम ये देख रहे सच्चाई हैं कि है। जो तमाम अलग अलग जो सरकारें हैं और साफ तौर पर अलग अलग देश हैं, वो अपने हिसाब से इसको हैंडल करने के लिए तमाम ऐसी रणनीतियां बना रही हैं जिससे इसको थोड़ा कंट्रोल में लाया जा सके और डेटा लीक की जो ये परेशानियां हैं वो कम से कम हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे आप जुड़ने के लिए। फायरवॉल खड़ा जी, कर सकते जी, हैं, ये जी, बात हमने भी देश में फायरवॉल खड़ा किया ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम विस्तार से यहाँ पर बातचीत करने के लिए और दर्शकों तक तमाम जानकारियां पहुंचाने के लिए। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। तो हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार। अमेरिका को सरकारी शटडाउन से बचाने के लिए आज आखिरी मौका है। दरअसल अमेरिकी सरकार को फंडिंग करने वाला बिल गुरुवार को अमेरिकी संसद से पास नहीं हो पाया। इस बिल को अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके सहयोगी इलॉन मस्क के समर्थन से रिपब्लिकन पार्टी ने पेश किया था। बिल को पास होने के लिए 435 सांसदों वाले हाउस से 2/3 यानी 290 वोटों की जरूरत थी, लेकिन समर्थन में 174 वोट पड़े, जबकि इसके विरोध में 235 वोट पड़े। बिल का विरोध करने वालों में ट्रंप की पार्टी के 38 सांसद भी शामिल रहे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने लेबर पार्टी के सबसे चर्चित चेहरों में से एक पीटर मेंडलसन को अमेरिका में ब्रिटेन के अगले राष्ट्रदूत के तौर पर नामित किया है। मेंडलसन ने इससे पहले टोनी ब्लेयर और गॉर्डन ब्राउन के अधीन कई मंत्री पद पर अहम भूमिकाएं निभाई हैं। मुंबई हमले के दोषी तहव्वुर राणा को अमेरिका में बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी सरकार ने तहव्वुर राणा की याचिका को खारिज करने की मांग की है। तहव्वुर पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है। तहव्वुर राणा ने खुद को भारत में प्रत्यर्पित किए जाने के खिलाफ अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है।
यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूसी मिसाइल हमले में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय का दावा है कि हमले में अल्बेनियाई, अर्जेंटीना सहित 6 दूतावासों को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा दक्षिणी शहर खेरसोन में भी रूस द्वारा मिसाइली हमला किया गया। सीरिया की राजधानी दमिश्क में अमेरिका के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने सत्ता पर काबिज विद्रोही गुट एसटीएस के अधिकारियों से मुलाकात की। यह यात्रा हाल के दिनों में संयुक्त राष्ट्र और यूके, फ्रांस और जर्मनी सहित अन्य देशों के प्रतिनिधिमंडलों की यात्रा के बाद हो रही है। इस दौरान उन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों जैसे विषयों पर चर्चा की। ताइवान की संसद में शुक्रवार को जमकर हंगामा हुआ। देश की मुख्य विपक्षी पार्टी के सांसदों ने स्पीकर की कुर्सी पर कब्जा करने की कोशिश की। 3 विधेयकों पर तकरार पर विपक्षी सांसदों ने जबरदस्ती संसद में घुसकर तोड़फोड़ की। इसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्षी सांसद आपस में भिड़ गए। विपक्ष ने सरकार पर संविधान को कमजोर करने का आरोप लगाया। मलेशिया की सरकार ने लापता मलेशिया एयरलाइंस के विमान MS-370 के मलबे की खोज फिर से शुरू करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमति हो गई है। ये विमान 10 साल पहले बीजिंग से कुआलालंपुर जाते समय लापता हो गया था। विमान में कुल 239 यात्री सवार थे।